स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। हमारे साथ हैं श्री देवेंद्र यादव, सपा के नेता हैं। आइए हम इनसे सीधी बात करते हैं, भविष्य में क्या कार्य योजना है सपा की। भीम न्यूज इंडिया आज आगरा में है और सपा के एक कद्दावर कार्यकर्ता कह लो, नेता कह लो, इनसे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। आइए पहले तो हम इनसे परिचय जानेंगे, उसके बाद फिर इनसे सीधी बात करेंगे। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। मेरा नाम देवेंद्र कुमार सौरखिया है। मैं जाटव समुदाय से आता हूं और यहाँ पर जो है मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए हमें अग्रसर किया है और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्र कौन सा रहेगा आपका? एतमादपुर विधानसभा 86। क्या ये रिजर्व सीट है? ये सामान्य सीट है। सामान्य सीट है। तो क्या समाजवादी पार्टी एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सामान्य सीट से लड़ाने का विचार रखती है? हाँ, ये उन्हीं का विचार है कि यहाँ पर सामान्य सीट पर हम किसी जाटव को टिकट देना चाहते हैं। तो इसी बात पर समाजवादी पार्टी के यहाँ स्थानीय हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया उनके सामने, तो उनकी सहमति के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जाटव साहब, एतमादपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो बेशक जनरल सीट है, लेकिन वो एससी बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ शेड्यूल कास्ट के विशेषकर जाटव समुदाय के इतने मतदाता हैं कि वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो उसको प्रभावित करते हैं, वेदर बीएसपी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या सपा हो। यही कारण है कि जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें बीएसपी भी है, भाजपा भी है और सपा भी है, इवन ये आज़ाद समाज पार्टी है, वो भी जाटव चेहरा ही उतारने का प्रयत्न करेगी। आपके अगेंस्ट में यदि कोई आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट आ जाता है, फिर अपन कैसे बैलेंस करेंगे? क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। देखिए, ऐसा है, किसी एक जाति से कोई भी पार्टी नहीं चलती है। यहाँ पर जो है जाटव समाज है, जाटव समाज जो है यहाँ पे बहुतायत के अंदर में निर्णायक है। हाँ, निर्णायक है। वो उसके साथ में अगर कोई प्लस हो जाता है तो उसके जीतने की, सामान्य सीट पर भी जीतने के चांस हैं। इसीलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें यहाँ पर जो है आदेश दिया कि यहाँ पर जाटव समाज के कैंडिडेट को लड़ाने के लिए तैयारी करो। इसीलिए ये सब यहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं। और देखिए, एक जाति से कोई पार्टी नहीं चलती। आज बहुजन समाज पार्टी हो या आज़ाद समाज पार्टी हो, अभी आज़ाद समाज पार्टी इतनी परिपक्व नहीं हुई है और बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है। तो अब आप समझ सकते हो कि आज 11 साल से जो केंद्र के अंदर में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो वो बहन जी की कृपा से ही बने हुए हैं। बहन जी अगर हमारे समाज के वोट, एक जाति के वोट खराब ना करें, जो कि निर्णायक भूमिका में है उत्तर प्रदेश के अंदर में। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें, ऐसी कोई विधानसभा सीट नहीं है जहां पर 50,000 से कम वोट है। आप लोकसभा की बात करते हैं, आप आगरा लोकसभा के अंदर में 5 विधानसभा आती हैं, आगरा ग्रामीण में 5 विधानसभा आती हैं, 10 विधानसभा सीटों के अंदर में। तो आप ये समझिए कि हर सीट पे जो है 60 से 70 हज़ार और कहीं कहीं 80-90 हज़ार वोट तक, 1 लाख वोट तक जो है मतदाता हैं। लेकिन है क्या कि सिर्फ हमारे वोट जो पड़ते हैं तो वो निर्णायक भूमिका में नहीं जा पाते, अकेले होने की वजह से ध्रुवीकरण होता है, बंटवारा होता है, बंटवारा हो जाता है। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीटों पर ऐसे कैंडिडेट लड़ाए जिनको जबरन वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हरा दिया गया है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर में करीब 7-8 सीटें ऐसी थीं जो जीत रहे थे, और अगर बहन जी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में उस समय आ गई होती तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर में सुपड़ा साफ कर देते इनका। एक सीट का इनको भी भारतीय जनता पार्टी को लाले पड़ जाते और सत्ता में नहीं आ पाती। जाटव साहब, पिछले बार जब भी सपा की सरकार रही, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश जी रहे हों, उनके ऊपर ये तोहमत लगती रही कि ये एक जाति विशेष का भला करते हैं। इसमें ये कहाँ तक सत्य है? कौन जाति विशेष का वो करते हैं? एक जाति विशेष का भला करते हैं, पक्ष लेते हैं। कौन?
माननीय अखिलेश यादव जी हो या माननीय मुलायम सिंह जी हो? देखिए, ये आरएसएस के जो चैनल्स हैं, ये उनकी चाल रहती है। आप ये देखिए कि वो इसको बदनाम कर करके ही तो लाभ ले पाएंगे। अब वो जब तक आप उनको बदनाम नहीं करोगे, उनसे लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो उनसे दूर कैसे जाएंगे? वो उसका मूल्य कारण यही है कि वो चैनल उनके हैं। गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया तिल का ताड़ बना करके प्रचारित करती है, और ऐसी कोई सरकार नहीं रही है। आज देख लीजिए आप, आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद हावी है। कोई कहता है? एक भी चैनल आज मुझे कहता है, सुना दीजिए आप कि ठाकुरवाद हावी नहीं है। ऐसे हमारी विधानसभा की ले लो, ऐसा कौन सा समाज है जो ठाकुरवाद से पीड़ित नहीं है? जाटव साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि गोदी मीडिया, या ये कही जाए कि वर्तमान सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो मीडिया मैनेजमेंट करती है, क्या आपकी पार्टी मीडिया मैनेजमेंट नहीं कर सकती? मीडिया मैनेजमेंट नहीं करती हमारी पार्टी। भाई, अपनी बात कहने के लिए मीडिया को तो कम से कम आप है ना, और आप जैसे जितने भी चैनल वाले हैं सभी से वो मिलते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इतने सहृदय हैं कि वो सभी से खुले दिल से मिलते हैं। और देखिए, उनके ऊपर जानबूझ करके यादववाद का ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आज की तारीख में आप देखिए कि वो सभी जातियों के नेताओं को अपने साथ लेके चलते हैं और सभी की बात बड़े प्रेम से सुनते हैं, और उसका फिर जो है निदान भी होता है। उनकी समस्याओं का, जो समस्याएं उनके सामने ला के रखते हैं, तो उस समस्या का समाधान भी करते हैं। जाटव साहब, ये यूजीसी जो बिल लाया गया था, इसमें एसटी एससी तक तो सीमित था, लेकिन इसमें ओबीसी को भी कवर किया गया। इससे तुरंत इसका विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। 19 मार्च को इसकी सुनवाई है। उस हिसाब से सपा है ना, इसका प्रॉपर तरीके से विरोध क्यों नहीं कर रही? देखिए, सत्ता में कौन बैठा है, इसका निदान किसको करना है? इसका निदान सत्ता को करना है। सर, अपनी बात तो कह सकते हैं, विरोध तो दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पत्रकारों ने इस बात को कहा, तो उन्होंने कहा जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इसका निदान करेंगे, पूर्ण रूप से निदान करेंगे। लेकिन अभी दूसरे सत्ता में बैठे हुए हैं जो हमें किसी फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं, उनके सामने अगर हम अपनी समस्या के लिए कहें तो कोई औचित्य नहीं है उसका। वो अपनी बात से रेगुलर जो है इस बात को कह रहे हैं कि जो दलितों पिछड़ों के साथ में जो और अकलियत के साथ में जो भी अत्याचार और वो हो रहा है, उसका अगर हम सत्ता में आएंगे तो उन सबका निदान किया जाएगा और उनको दंडित किया जाएगा जिन्होंने ये सब किया है। जाटव साहब, रूलिंग पार्टी पे आरोप लगता है कि वे ईवीएम में गड़बड़ करते हैं, क्या ये सही है? देखिए, कुछ सही है और कुछ गलत भी है। नहीं, कुछ से क्या, आप क्लियर बताइए। मतलब ये है कि जहाँ मौके की बात है, जहाँ पे पहले क्या था कि पहले बैलेट पेपर से वोट पड़ते थे तो तब पेटियां लूट ली जाती थी, और जो है बूथ लेवल को हैक करके उसके अंदर जबरन वोट डाल दिए जाते थे। और अब ये क्या नया रूप आ गया है, अब वो इसके अंदर में बताया जा रहा है कि ये कोई मालवेयर ऐप है, उस ऐप को ले आए हैं, उस ऐप के थ्रू ये वोट बढ़ा देते हैं। तो अब चूंकि सत्यता प्रमाणित तो जब ही होगी जब कोई चोरी पकड़ी जाए कहीं, है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं हर चीज़ को कि आप ये एक बात देखिए कि कोर्ट ने इनको कहा था कि पहले आप जो बैलेट पेपर हैं उनको काउंट कीजिए, है ना। पोस्टल बैलेट जो उसके अंदर जो निकल के उसमें पेटी में जाता है उसकी काउंट ही नहीं करते हैं। ये पहले ईवीएम को काउंट कर देते हैं और वीवीपैट पर्ची, हाँ वीवीपैट पर्ची की बात कर रहे हो। पर्ची जो है उसको काउंट करने के लिए कोर्ट ने कहा था, लेकिन ये पहले उसको काउंट नहीं करते हैं, ये उसको बाद में काउंट करते हैं और उसके बाद भी सबसे लास्ट में उसको करते हैं जिसको सबसे पहले काउंट करना चाहिए, और वो है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट जो आता है तो पोस्टल बैलेट पेपर सबसे पहले काउंट होने चाहिए, वो ये करते ही नहीं है, वो सबसे लास्ट में करेंगे। किसको जब जिताना है उसके अंदर किसको बढ़ाना है किसको घटाना है। क्या इलाज है इसका? क्या इलाज है इसका? इलाज तो ईमानदारी होती है। अब जब जिस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को अपने चुनाव आयोग के चुनाव के अंदर में जब उनका चुनाव चयन होता है, चुनाव आयोग का चीफ जस्टिस का वो चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव जो होता है वो पहले चीफ जस्टिस, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री तीनों मिलकर करते थे। इन्होंने चीफ जस्टिस को हटा करके उसकी जगह अपने कैबिनेट के मंत्री को ही साथ में डाल लिया है। आज की तारीख में जो है अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको अपने साथ डाल लिया है। अब तो प्रधानमंत्री की बेईमानी तो यहीं से दिख रही है।
कि भाई चयन ही वो फेयर नहीं होने देना चाहते हैं। आज की तारीख में चुनाव आयोग उससे कोई प्रश्न कर रहा है, ये एसआईआर हुआ है, एसआईआर के अंदर में घोटाला है। अब मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक मुखबार एक बूथ है, वहाँ पर जो है 47 लोगों के नाम मुसलमानों के लिख करके, और एक में 23 और एक में 24 दो वहाँ के जो कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ताओं के दस्तखत करके और लिस्टें दे दी गई। उन लिस्टों के अंदर में जो है 48 आदमियों के नाम थे, तो हमने वो लिस्टें ले आकर के और एसडीएम से मिले, रिटर्निंग ऑफिसर से, जो हमारे यहाँ का चुनाव आयुक्त, चुनाव अधिकारी है, तो उनसे मिले। हमने कहा कि ये ऐसे ऐसे आपने ये लिस्टें दी हैं, तो लिस्टें उनके ही साथ एसडीएम जो थे उनके साथ के एक कर्मचारी ने वो बीएलओ को दी थी। बीएलओ ने वहाँ गांव में कहा कि देखिए ऐसा है, जिस आदमी के नाम से वो था उस आदमी से जाके वो मिला, उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये आपने दिया है, कि बोला कि नहीं मैंने तो नहीं दिया ये नाम, तो ये आपका नाम लिखा हुआ है, कहते मेरा नहीं है। तो उसने उससे लिखवा के ले लिया कि भाई ये मैंने लिस्ट नहीं दी है और मैं क्यों कटवाऊँ, मेरे ही गाँव के आदमी हैं, उनके नाम लिस्ट में से क्यों कटवाऊँ, और वो सारे के सारे मुसलमानों के नाम रहे। हमने जाके ये बात एसडीएम से कही। उससे पहले एसडीएम साहब ने यहाँ पर जो है एक मीटिंग करी। मीटिंग के अंदर में उन्होंने जो है बीएलओ को धमकाया। उन्होंने कहा जो लिस्टें आपके पास आ रही है उन नामों को हटा दीजिए। और ये करवा कौन रहा था, हमारे यहाँ के वो करा रहे थे विधायक महोदय। उन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया। अब चूंकि एसडीएम खुल करके तो ये बात नहीं कर सकता, तो हमने फोन पे ही उनको फोन खोल करके उनके बीएलओ से बात करवाई एसडीएम साहब की। तो एसडीएम साहब वहीं पर हमारे सामने ही उसको धमकाने लगे बीएलओ को कि मैंने ये तुमसे ये कब कहा, मैंने ये कहा तुम जो सही काम हो वो करो, गलत काम मत करो। आप देखिए कि उनकी कहने मतलब है काम करने और जवान में और काम करने में कितना अंतर है। तो सर इस हिसाब से तो कैसे चुनाव जीतोगे आप? देखिए हम तो संविधान के तहत काम करने वाले व्यक्ति हैं। संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा संविधान है। हम उसकी रक्षा के लिए काम करेंगे। इंडिया गठबंधन में जाएगा इस बार सपा? देखिए समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का भी जो इंडिया गठबंधन अलायंस है उसमें वो हिस्सेदार हैं, अभी तक शामिल हैं। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य की बात, तो भविष्य में हम क्या बता सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या वर्तमान में अनुसूचित जाति अक़लियत यानी अल्पसंख्यक लोगों पर उत्तर प्रदेश में दमन हो रहा है? ऐसी भीम न्यूज इंडिया के पास खबरें आती हैं, क्या है, कहाँ तक सत्यता है ये? तो देखिए मैं आपको बताऊं कि ये रेगुलर चल रहा है। जिस दिन से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से बहुजन समाज के प्रत्येक अंग पर इन्होंने वार किया है, प्रत्येक अंग पे। और खास कर आपने एक इनका बीजेपी का नारा सुना होगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पहले उनसे बेटी बचा लोगे आप तब तो पढ़ा लोगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बेटी बचाओ तभी तो बेटी पढ़ाओगे। पहले बेटी बचा लीजिए। आप देखिए अभी उन्नाव के अंदर में जो कितना बड़ा रैपिस्ट है वो माँ का विधायक जो था, तो उसको सजा हो गई। उसके बावजूद वहाँ से जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया 1 मिनट में। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया उसके सजा के ऊपर में। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने वो कहा कि जो आंखों दिख रहा है आंखों में मिर्ची तो मत झोंको भाई, कम से कम न्याय की बात तो करो। वो भी उसी की बिरादरी की है, कोई अलग बिरादरी की नहीं है, ऐसा नहीं है। जुडिशरी में गड़बड़ है। जुडिशरी में गड़बड़ तो सबको नहीं दिख नहीं रही है। अगर ऐसा होता, अगर आज की तारीख में अगर केंद्रीय सरकार मोदी सरकार है तो वो चीफ जस्टिस 4-5 जो बदले गए हैं ना, वो सारे भाजपा के एजेंट के रूप में उन्होंने काम किया है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे आप? कॉलेजियम सिस्टम तो वो पारिवारिक वो है कि आज हिंदुस्तान में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसकी जगह तो एग्जाम होना चाहिए। जो एग्जाम से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आपका मतलब है इंडियन जुडिशरी सिस्टम, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, ऐसा एग्जाम यूपीएससी होना चाहिए। आपका ये कहने का मतलब है। क्या ये संभव है हिंदुस्तान में? संभव वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए? वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो संभव नहीं लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो केंद्र में आपकी सरकार आ जाती है, तो क्या आप ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम लागू कर देंगे? कांग्रेस तो नहीं कर पाई थी। मैं अपनी व्यक्तिगत बता सकता हूँ, आगे बड़े नेता क्या करते हैं इस बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम प्रयास करेंगे। हम अपने बड़े नेताओं से के सामने ये पक्ष रखेंगे कि ये जो
पक्षपात वाला सिस्टम है इसको खत्म करना चाहिए। जाति देख के निर्णय हो रहे हैं, जाति देख के जो प्रोफेसर कापियां जांच रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में तय हो चुका है कि वो जो है जिस बच्चे को 98% नंबर मिले हैं यूपीएससी के अंदर में, और जब जिस समय इंटरव्यू का नंबर आता है उसको इंटरव्यू में 100 में से 2 नंबर दिए जा रहे हैं, 3 नंबर दिए जा रहे हैं, तो आप पक्षपात तो दिखता है ना। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में भी पकड़ा गया है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा नहीं गया है। उनके लोग ज़्यादा हैं, जो 2-4% हमारे लोग भी हैं, तो लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं, उनके सामने सब तथ्य आ जाते हैं, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं वो। तो इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद जब तक खत्म नहीं होगा, ब्राह्मणवाद, भाई भतीजावाद और ये सब जो है पक्षपातपूर्ण बातें जो हैं ये खत्म नहीं होंगी, तब तक तो इस देश के अंदर में फेयर न्याय मिलना असंभव है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कल ही इनकी सरकार चली जाए, केंद्र की सरकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर चीज को लिंगर ऑन रखे हुए है। जैसे चुनाव आयोग वाला मामला है, इसमें मालूम पड़ रहा है कि हाँ बेईमानी से चुनाव हुए हैं, उसके बावजूद उसमें डिसीजन नहीं हो रहा है। आप देखिए, अगर डिसीजन कर रहे हैं ये, तो उस चीज को देख करके उसके उनके खिलाफ वो हो जाएगा, सरकार कल चली जाएगी, दोबारा चुनाव हो जाएंगे। और फिर चुनाव अगर कराएं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, अगर फिर चुनाव हो, अगर फिर यानी कहने मतलब तो पहले तो जुडिशरी सिस्टम में जो आरएसएस के आदमी घुस गए हैं, ये सब वही कर रहे हैं और वही घूम फिर के चीफ जस्टिस की पोस्टों पे आ जाते हैं, है ना। आप पीछे देखिए चंद्रचूड़। अब मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, राम मंदिर वाली जगह की, वो एक सिविल बात था, उसको एक धार्मिक बात बना करके इन्होंने निर्णय दे दिया। सिविल बात का मतलब जमीन का एक छोटा सा वो था, जबकि वो मालिक भी नहीं था, उसको सपने में आया था साहब, सपने में किसी को याद आई कि साहब यहाँ पे रामलला पैदा हुए हैं उसी बात के ऊपर में जो है उन्होंने उसको इशू बना करके मुकदमा डाल दिया, और मोहम्मदन उसमें पक्षकार थे, क्योंकि ईदगाह की बात है, ये मस्जिद थी ना वहाँ पे, तो इस वजह से अब वो आप देखिए उनको जो निर्णय दिया गया वो उसमें मांगा तक नहीं गया था, वो निर्णय दे दिया उन्होंने फिर उसका परकोटा बना दिया, दुनिया भर की वो कर दी, इसके अंदर में जो है नई नई बातें जोड़ दी। आप देखिए इन चीज़ों से क्या होता है। आस्था हावी है। इस समय भक्ति काल चल रहा है, और आप देखिए पुराने इतिहास तो भक्ति काल में आप ये देखिए एसटी और एससी और ओबीसी वो भक्ति काल में ऐसे बह रहे हैं कि उन्हें पार्टियों से मतलब नहीं है, सपा से मतलब नहीं है, बसपा से मतलब नहीं है, आज़ाद समाज पार्टी से मतलब नहीं है। उस हिसाब से तो बीजेपी प्लस में रहेगी। भक्ति काल में भक्ति काल को भुना रही है बीजेपी। फिर आप अपने जो वोटर हैं उनको कैसे बचाओगे भक्ति काल की नैया में डूबने से? उस नैया में डूबने से हमारा जो संविधान है, संविधान के तहत हमें जो संविधान के तहत अधिकार मिले हैं, हमें जो रक्षा कवच मिले हुए हैं, जब वो उनके बच्चों से हट जाएंगे तो उनके बच्चे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो उनके साथ में जो अन्याय हो रहा है। एक डायलॉग है, कर्तव्य की गहराइयों से भावनाओं की ऊंचाइयां ज़्यादा होती हैं। इस समय भावनाएं उकेरी जा रही हैं, भावनाओं को भड़काया जा रहा है। यही कारण है कि किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सब भावनाओं में बहकर एक पर्टिकुलर राह में जा रहा है। ये ही सबसे बड़ा राजनीति का रोड़ा है। इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, मोदी जी ने मूर्ख बना करके यहाँ 11 साल काट लिए कि नहीं, 15, अब 15 कट जाएंगे उनके, क्योंकि आज उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार गिरा दी है, वहाँ से हटा करके नीतीश कुमार को केंद्र में राज्यसभा में भेज दिया है, और वहाँ पर जो है अपना मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जबकि वो अकेले कभी जिंदगी के अंदर वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बना सकती थी, लेकिन बना रही है ना। वो ऐसे जो भेड़ियों को साथ में ले लेती हैं, जैसे नीतीश कुमार है वो एक भेड़िए के रूप में है, और वो जो है भेड़ की खाल ओढ़ करके, और उनने जो है एससी बीसी माइनॉरिटी के जो है वोट ले लिए, और वो जा करके उन्होंने उसकी गोदी में बैठ गए, और अब तो उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी, और वहाँ पे आज जेडीयू में भी विरोध है। तो यही बोध गया के मामले में क्या कहेंगे आप? देखिए, बोध गया में सरासर अन्याय हुआ है। आज उनको जबरन जो है वो बीटी एक्ट 1949 जो है उसको, जब वो बीटी 49 के समय के जितने भी थे, जब 1950 में संविधान का जो निर्माण किया बाबा साहब ने, और उसके बाद में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, तो उसके बाद में जितने भी पूर्व के जो एक्ट थे वो सब खत्म कर दिए गए थे, है ना, और वो उसको संविधान में समाहित कर दिया गया था। तो उसके तहत जो है जो मूल भावना है, आज राम मंदिर पे अगर मुसलमानों को कब्जा करवा दिया जाए तो क्या ये सही होगा?
आप क्या समझते हैं इस बात को, कैसे देखते हैं? मतलब कुल मिला के ये आप ये जिस कहना धर्म चाहते का हैं है उस व्यक्ति को ही उसको उसकी आस्था उसी धर्म के लोगों में है, अब उसके अंदर में जबरन वो है गणेश की मूर्ति बिठा दी उन्होंने, है ना, और क्या नाम है उसकी मूर्ति, और शिव से वहाँ पे एक शिवलिंग बिठा अंदर स्थापित कर दिया है, तो जबरन उसको हिंदू वो बनाए मंदिर बनाए दे रहे हैं, जबकि वो सब पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो बौद्ध धरोहर है। हमारे साथ थे देवेंद्र कुमार सौकरिया, जाटव समाज से हैं, सपा के लीडर हैं। आज आपसे भीम न्यूज इंडिया ने सीधे बात की। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।